मुझे लग रहा है कि जीत इस दर्ज बार का करने जो की कोशिश चुनाव में है लगे वो हैं। बहुकोणीय हो चुका है। पहले हम इसे त्रिकोणीय कहते थे, लेकिन इस बार तो खासतौर से सीमांचल का ये जो पूरा जिन सीटों पर, सिर्फ सीमांचल ही नहीं, पूरा सेकंड फेज बड़ा बहुकोणीय नजर आता है। यहाँ पर अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे को चुनौती देते हुए नजर आते हैं, कई दल बदलने वाले नेता भी एक दूसरे को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। वो कौन कौन से हैं मैं अपने साथियों से चर्चा करूंगी, लेकिन तब तक जल्दी से मैं पंकज का रुख कर लेती हूँ। पंकज, कल जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में बिहार चुनाव में भी सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट कर दी गई है, उसकी एक बड़ी तस्वीर बिहार में भी नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कल ब्लास्ट हुआ उसको लेकर के बिहार नहीं पूरे देश में अलर्ट कर दिया गया और देश की अलर्ट एजेंसियां अलर्ट पर हैं। तमाम जो है सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। जायजा भी लिया जा रहा है कि किसी भी तरह किसी भी स्थिति में कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो कि जिससे दिक्कत आए या चुनाव में विघ्न पड़े। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बॉर्डर से लेकर के तमाम ऐसे जो अगर देखा जाए तो रियासी इलाके या जिस तरह के माहौल को हुआ है उसको देखते हुए लगातार ऐसे दिल्ली से लेकर के बिहार से लेकर के कई राज्यों में इस तरह की सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए। तमाम जो जायजा लिया जा रहा है उस पर लेकर के नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व की बात किया जाए, लगातार इस पे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और तरह तरह की सुविधाएं की है। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव अगर कहा जाए तो लोकतंत्र का महापर्व का आज अंतिम चरण है, जिसमें 122 सीटों पर आज मतदान होगा। यह मतदान में किस तरह का जोश आता है, क्या इसका असर वहां पर दिखता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह पहले चरण के चुनाव में अगर देखा जाए तो 65% मतदान हुआ था, लेकिन अब की इस चरण में इसका कितना असर होता है, क्या युवा जागरूक हैं, क्या वहाँ की जनता जागरूक है, क्या वहाँ की जनता क्या उनका मांगे हैं, उस मांग के आधार पर वोट करेगी, ये तमाम चीज़ें देखना होगा। क्योंकि जिस तरह का माहौल अगर देखा जाए तो बिहार में कई वर्षों के बाद 65% मतदान हुआ है। अब की बार अंतिम चरण में 122 सीटों पर कितना मतदान होगा, किस तरह की स्थिति रहेगी, किस तरह का माहौल रहेगा, क्या दिल्ली में हुए ब्लास्ट का असर दिखता है, ये तमाम चीज़ें कुछ ही देर में स्पष्ट हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से राजधानी दिल्ली का आपने जिक्र किया, यहाँ पर ये घटना हुई है, उसके बाद से तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है चौकन्ना है, तरह तरह बॉर्डर पे सील किया गया है, तमाम जांच पड़ताल की जा रही है। खासतौर से आज जिस इलाके में चुनाव हो रहा है वहां पर तो और भी ज्यादा, क्योंकि वो नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से कनेक्ट होते हैं, तो बॉर्डर्स जो को वैसे ही एक तरह से यहाँ पर बंद किया गया था रात 11 बजे तक। अब वहां पर और भी ज्यादा चौकसी बढ़ा दी गई है। मेरे साथ में अब जेडीयू के प्रवक्ता किशोर कुणाल जी भी इस दौरान मौजूद हैं। किशोर जी, क्या उम्मीद आपको इस सेकेंड फेज से नजर आती है? बहुत स्वागत है आपका। और मुझे बताइए कि क्या मुद्दे हैं खासतौर से इस बार के सेकेंड फेज को लेकर आपकी जनता के बीच में? हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है दिल्ली में, हम्म। हम इसके प्रति संवेदना जाहिर करते हैं। हम्म। ये हमारी इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत है, हम्म। हमारी केंद्र सरकार बहुत ही गंभीर है और बहुत जल्दी जो तो भी कल्प्रिट होंगे, क्या इस पूरे जो भी। ब्लास्ट का इस बार सेकंड फेज के चुनाव में भी असर पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो देखिए, एक घटना है, दुर्घटना है, और चुनाव प्री डिफाइंड है, हम्म। पहले से तय है। मतदाताओं का रुझान पहले से तय है हम्म। और मतदाता अपने रुझान अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। ये सीमांचल और मिथिलांचल का चुनाव है, कई बॉर्डर एरिया का चुनाव है। तो हम समझते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर जिस प्रकार से मिथिलांचल की मिथिला मखाना या मिथिला पेंटिंग्स को ग्लोबलाइज किया, पूरे वर्ल्ड तक हम्म। ले गया जाया गया, या मिथिलांचल की सीमांचल की सबसे बड़ी समस्या जो बाढ़ और सुखाड़ की थी, हम्म। जिसके लिए कोसी मेची परियोजना के तहत एक परमानेंट सोल्यूशन देने की बात हुई। हम्म। ये सारे डेवलपमेंट कहीं ना कहीं जनता के दिमागों में है। हम्म। जनता दिलो दिमाग से देख पा रही है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में हम्म। न सिर्फ मिथिलांचल बल्कि सीमांचल हम्म। और मगध के उन इलाकों का किस्मत बदलने का काम किया है, जो कहीं ना कहीं 20 साल पहले हम्म। परेशानी में थे, और हम्म। आज वो खुशहाल हैं। आज कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खुशहाली का भाव है, जो ठीक है। कहीं पहले एक बदहाल जीवन जीने को मजबूर थे। हम्म। तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी ने जो एक बदहाल और बेकार बिहार को मजबूत और मशहूर बिहार बनाया है, हम्म। उस मजबूरी मशहूरी को कहीं न कहीं जनता आशीर्वाद के रूप में फिर से नीतीश कुमार जी को पुनः जनादेश देगी, और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पुनः बिहार में 25 से 30 तक
ठीक है, देखिए ये प्रदेश तो के लोगों आपके के लिए दावे हैं, नीतियों लेकिन निर्धारण तय मैं अपने करेगी। दर्शकों को बता दूं, इस बार के चुनाव के मुद्दे भी बड़े दिलचस्प हैं। मेरी साथी मैं गीतू का रुख करूं, लेकिन उसके पहले आप समझिए, एक तरफ लगातार घुसपैठिए का मामला नजर आता है, वक्फ बिल और मुस्लिम हिस्सेदारी को लेकर एआईएमआईएम जैसे जो दल है वो मामला उठाते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा उठाता है। खासतौर से अगर एनडीए की बात करें तो वो ये कहा जाए विकास को अपना ट्रम्प कार्ड बताते हैं। राहुल गांधी संविधान बचाओ जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हैं। तो इस बार के चुनाव में कई बड़े अलग अलग मुद्दे और बड़े दिलचस्प इस बार का चुनाव में अलग अलग हिस्से नजर आते हैं। मैं जल्दी से न्यूज रूम का रुख करती हूँ। यहाँ से मेरे साथ में वॉर रूम से मेरी साथी गीतू लगातार कनेक्टेड है मेरे साथ। गीतू, आप कुछ आंकड़े बता रही हैं इस बार के दूसरे फेज के चुनाव को लेकर, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए नैना, चुनावी मुद्दे हैं, हालांकि इनकी बात बहुत ज़्यादा नहीं की गई थी। हम कोशिश कर रहे हैं उन मुद्दों को एक एक कर अपने दर्शकों को समझाने की। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर रोजगार का ही है। उसके अलावा जिस तरह से पलायन हो रहा है बिहार में, ये भी एक मुद्दा है। वहीं भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। तो बिहार चुनाव में बड़े मुद्दे जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, पलायन एक मुद्दा है, जिस तरह से बिहार छोड़कर लोग जाते हैं बाहर नौकरी करने के लिए। विकास एक बड़ा मुद्दा है कि कुछ भी विकास होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बेरोजगारी यानी रोजगार नहीं है बिहार में। तो ये कुछ बड़े चुनावी मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा बिहार में है। वहीं देखिए, अगर हम बात करते हैं जातीय समीकरणों की, तो पिछड़ा वर्ग जो है वो 37.01% है। वहीं पिछड़ा वर्ग है 27.12%। अनुसूचित जातियों की बात करें तो 19.65% ये आंकड़ा है। अनुसूचित जातियां जो है वो 1.68% पर है। तो अगड़ी जातियां 15.52% पे। और नैना, ये कह सकते हैं बिहार में जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके चलते हम अपने दर्शकों को दिखा भी दे रहे हैं कि कौन सी जाति का सबसे बड़ा वर्चस्व यहाँ पर दिखता है। तो अति पिछड़ा वर्ग 36.01%, ये सबसे बड़ा आंकड़ा है उन जातियों का। तो जातीय समीकरण को भी यहाँ पर अक्सर नेता जुटाने की कोशिश करते हैं कि उन जातियों को फायदा पहुंचाया जाए। और हम देखते हैं कैंडिडेट्स का सिलेक्शन जब होता है तो जाति भी ध्यान में रखी जाती है। यानी कुल मिलाकर जितनी भी योजनाएं हैं उनके लिए आधार बनती हैं जातियां, और ये एक तरह से डाटा है। वहीं बात करें बिहार में धार्मिक समीकरण की, तो देखिए हिंदू समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो आंकड़ा काफी ज्यादा, मुसलमान है 2.31 करोड़। हिंदू की अगर हम बात करें तो 10.71 करोड़ ये आंकड़ा है। और कुल मिलाकर अगर मुसलमान है तो ये 17% है, जबकि हिंदू 81% है। यानी कि ये जो है धार्मिक समीकरणों के तहत भी ये तय किया जाता है कि कहां पर कौन से राज्य में कौन से जिले में कितनी सीटें जो है वो आधारित हैं। और एक तरीके से ये देखिए कि जो मुसलमान कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर भी उस वक्त तय किया जाता है जहां पर जो भी बहुल इलाका होता है। तो बात करें दूसरे चरण में उम्मीदवारों की, तो यहाँ पर देखिए कौन से उम्मीदवार करोड़पति हैं। तो ये आंकड़ा हम दिखाने की कोशिश करें, 43% के उम्मीदवार हैं। वही उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले कितने हैं, तो 32% ये आंकड़ा है। वही उम्मीदवार स्नातक धारक हैं तो ये 48% जो नंबर्स हैं वो सामने आ रहे हैं। वही उम्मीदवार 25 से 40 आयु वर्ग के कितने हैं, तो ये आंकड़ा है 34%। तो लगातार देखिए जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, और एक तरह से पूरा डाटा है जो कि हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरे चरण में उम्मीदवारों को लेकर ये पूरी जानकारी हम उन्हें दे रहे हैं कि किस तरह से जो उम्मीदवार करोड़पति के दायरे में आते हैं उनका आंकड़ा है 43%। वहीं बात करें जिन पर आपराधिक मामले हैं तो ये 32% ऐसे कह सकते हैं उम्मीदवार हैं। वही उम्मीदवार कितने ग्रेजुएट हैं, तो ये भी देखिए 48% है। यानी कि जो पढ़ाई का ग्रेजुएशन लेवल का हम देखें तो ये 48% है। उम्मीदवार 25 से 40 आयु वर्ग के कितने हैं, ये 34% है। तो लगातार ये बात भी सामने आती है कि जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में आते हैं उनकी अगर संपत्ति की हम बात करें तो यहाँ पर एक तरह से दूसरे चरण में ये वो उम्मीदवार हैं जो करोड़पति कहलाते हैं। यानी 43% जो उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में है दूसरे चरण में, उनके पास करोड़। और ये तस्वीरें अब हम आपको बिहार की दिखा रहे हैं। यहाँ पर यही कह रहे हो नीचे आने दो। देखिए पप्पू यादव वोट डालने के लिए पहुंचे। सर नीचे आ जाइए, नहीं बन रहा। अरे 2 बार में ले लीजिएगा, 2 बार में ले लीजिएगा, 2 बार में ले लीजिएगा। अरे मोबाइल थोड़ा नीचे करो। अरे बनी नहीं रहा। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम सब मिलकर इस देश को सुरक्षित रखें
और देश अपनी खुशियां और अपनी जिंदगी के लिए निर्णय के साथ इस देश को बनाए। ये मेरा दायित्व है और अच्छा लगता है जब इस लोकतंत्र को बनाने में नेताओं के द्वारा खरीदारी होती है, बेचे जाते हैं, जाली नोट का इस्तेमाल होता है और लोगों के अधिकार का हनन किया जाता है और सिर्फ नफरत की राजनीति, विनाश की राजनीति होती है, तब तकलीफ होता है। हम चाहते हैं पूर्णिया, सीमांचल, कोसी और बिहार का विकास, भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार, दलाली, इंस्पेक्टर राज, महागुंडा राज, माफियागिरी और धन पशुओं से मुक्ति मिले और सिर्फ लोग अपनी जिंदगी के लिए जिए, एक अच्छी लाइफ के लिए युवा आगे आए। लेकिन हमारी सरकार नहीं चाहती है कि आने वाली पीढ़ी अपनी अच्छी लाइफ को जिए और उनका परिवार न्याय के साथ आगे बढ़े। इसीलिए यह खूबसूरती है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी भी कई बूथों पर ईवीएम खराब हैं और ये खराब क्यों होते हैं? चोरी करने के लिए, ताकि नए बक्से लाए जाएं। और जो आर्म्स फोर्सेस हैं, जो मेरे भाई हैं, उनको भी पॉल्यूट किया गया है। तो कांग्रेस सांसद पप्पू यादव को सुन रहे थे, वो अभी से ही एक तरह से वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी से हमारे साथ में श्याम जी इस दौरान जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका श्याम जी हमारे साथ इंडिया डेली की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्या है, अभी तो चुनाव की शुरुआत है, पहले ही वोट चोरी का आरोप लगा दिया आप तो? देखिए, पप्पू यादव साहब का बयान है और कल परसों जो चीजें उभर कर सामने हाजीपुर और समस्तीपुर में कुछ पर्चियां मिली हैं। अब अभी सुबह सुबह वोटिंग का वक्त है, ज्यादा कुछ कहने का समय नहीं है। बस बढ़ चढ़ के बिहार की सम्मानित जनता से अपील है कि वोट दें, लोकतंत्र के इस महाअभियान में, महापर्व में अपने हिस्सेदारी निभाएं। यही पहली अपील है बिहार की सम्मानित जनता से। और कुछ बुनियादी सवाल तो है, इसकी चर्चा समय पर की जाएगी, निश्चित तौर से की जाएगी। अरे चर्चा और वो का वक्त तो आज चुनाव का वक्त है। क्या अभी से ही आपका ये पहले भाई आपके जो गठबंधन के साथी जितेंद्र जी, वो तो अति उत्साहित नजर आते हैं, लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता यहाँ पर अभी से कह रहे हैं कि भाई ये इतना उत्साह डाउन क्यों नजर आ रहा है आपका? क्या हो गया है? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप बिहार की सम्मानित जनता से अपील है कि भारी संख्या में, जैसे 6 तारीख को वोटिंग हुई है, आज भी उसी तरह की वोटिंग हो। बम्पर वोटिंग का मतलब आप जानते ही हैं और चर्चा इस पर कई बार हुई है। तो आज भी बम्पर वोटिंग होगी और नया बिहार बनेगा। 14 तारीख को आपको अब यहाँ पे हमारे साथ में बीजेपी की तरफ से संजय जी हैं और जेडीयू की तरफ से किशोर कुणाल जी। वो तो बम्पर वोटिंग का मतलब उनके पक्ष में जा रही वोट को एक तरह से मान रहे हैं। उनका कहना है कि भाई बम्पर वोटिंग हुई है, महिलाओं ने उन्हें वोट कर दिया है। अब जो एमवाय समीकरण है, उन्होंने भी उन्हें वोट कर दिया। बम्पर वोट का तो वो ये अर्थ निकाल रहे हैं। नहीं, आप समझिए, जीविका दीदियों को आज भी जो उनकी इतनी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रही है, उनकी अस्थायी नौकरी से लेके और जो इतनी बड़ी जो मतलब भूमिका उन्होंने कोविड काल में खासकर निभाई थी और कितनी वो ठगी हुई महसूस की सरकार और शासन सत्ता से। तो हम लोग सत्ता में आएंगे, आरजेडी आएगी तो निश्चित तौर से उनका मान सम्मान किया जाएगा। उनके मुद्दे को अमली जामा पहना के उनका असली हक और हकूक दिया जाएगा। ठीक है, आपकी बात पे संजय जी, जितेंद्र जी और किशोर जी तीनों ही कुछ कहना चाह रहे हैं। जी संजय जी। देखिए क्या है, अच्छा, आरजेडी वाले लोगों को लग रहा है ये भीड़ देखकर कि वोट मेरे और जाएगा। इसके पहले भी इनको 2020 में अंजाम मिला, भीड़ देख के लोग काफी खुश था और भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया था। इस बार भी इन लोगों को लग रहा है कि वोट हमारे पक्ष में आएगा, जबकि बिहार ये जान रहा है कि जंगल राज को दोबारा हम लोग स्थापित नहीं होने देंगे। यहाँ ठीक है, जंगल राज किसी कीमत पर नहीं आएगा। इसको रोकने के लिए लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है संजय जी, अब तो विपक्ष कह रहा है कि जिस जंगल राज की एक तरह से आप लोग लंबे वक्त तक मुद्दा बनाते रहे हैं, बिहार अभी भी वो जंगल राज को ही फेस कर रहा है। यही बड़े आरोप तो विपक्ष लगाता रहा है। जी जितेंद्र जी। नहीं,
क्या क्या है? नहीं 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 नहीं, सुनिए, विपक्ष जो अभी सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं वो बताएंगे कि 20 साल के कुशासन में पलायन की स्थिति क्या रही, भ्रष्टाचार की स्थिति क्या रही, विकास कितना हुआ, रोजगार इन्होंने कितना सृजन किया। हर दूसरे दिन पटना की सड़कों पर, बिहार के गांव ग्रामीण में लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तो ये बताएंगे सत्ता दल के हमारे साथी जो भी बिहार सरकार 20 साल से बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह फेल हैं। और हमारे साथी ने कहा कि 2020 में जो बहुत भीड़ हुआ करता था 24 में, तो आप उनको संज्ञान होगा कि सरकार बिहार की जनता ने माइंडेड नीतीश कुमार और आरजेडी के गठबंधन को दिया था, भले पलटी मार के ये लोग सरकार बना लिए। और दूसरी बात कि हमारे सांसद पप्पू यादव जी ने जो आशंका व्यक्त किया, निश्चित तौर पे उनकी आशंका 100% सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके एलआई, अरे ये तो सीमांचल की सीटें, अगर यहाँ पे बम्पर जीत दर्ज हो गई तो फिर क्या कहेंगे? फिर भी वोट चोरी नहीं नहीं नैना जी, आप जो पप्पू जी ने जो आशंका व्यक्त की, मैं उसी आशंका पर उनसे सहमति जताते हुए मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग सत्ता पाने के लिए किसी स्तर तक जा सकते हैं, इनकी प्रीवियस रिकॉर्ड है। मैं आपको बता दे रहा हूं, आप देखिए बिहार के अंदर स्ट्रांग रूम के कैमरे क्यों बंद हो जा रहे हैं? किशोर जी, क्यों कैमरे बंद हो जा रहे हैं? प्रधान देश का नैना जी, अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय के एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पहले ये अपने गठबंधन के हेल्थ का चेकअप करवा लें कि कितने सीट पे इनके दोस्ताना लड़ाई हो रहा है, फ्रेंडली फाइट हो रहा है, यानी दोस्ती और दुश्मनी साथ साथ चल रहा है। इनके युवा के प्रदेश अध्यक्ष बेचारे चुनाव लड़ते हैं और उनके खिलाफ आरजेडी समर्थन करता है सीपीआई के कैंडिडेट को। ये इनकी वास्तविक स्थिति है, ये चुनाव में हार रहे हैं और चूंकि ये जान चुके हैं कि हम हार रहे हैं, तो इस कारण से ये कई तरह के पहले से प्री डिफाइंड एक फॉर्मूला इजाद कर रहे हैं कि मैं खुद नहीं हारा हूं, मुझे हराया गया है। और ये जद्दोजहद, ये जो सारा कसरत है, इसी के लिए किया जा रहा है। वोट तो डाल लेने दीजिए, वोट डालने के बाद में परिणाम तो आ जाने दीजिए। अभी से ही आप लोग हथियार और जीत की आप पहले से एक परिभाषा यहाँ पर कर देते हैं। जल्दी से मैं ऋतु का भी रुख कर लेती हूँ। ऋतु, और क्या अपडेट सामने आ रही है? यहाँ पर तो ये कहा जाए कि परिणामों का इंतजार ही नहीं किया जाता। हालांकि ये वही सीटें हैं जहां पर कहीं ना कहीं एक बड़े कांटे की टक्कर नजर आती है, चाहे बात एआईएमआईएम की तरफ से हो, क्योंकि पिछली बार जो अब वो किंग मेकर हो या गेम चेंजर हो, वो एआईएमआईएम ही नजर आ रही थी।